टाइगर और इमरान इत्मीनान से बैठे सफर कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे के मुसलसल सफर के बाद दोनों लॉन्चें रुक गई, लेकिन उनके पंखे चल रहे थे और चलते हुए पंखों की वजह से वो बाहर ना आ सकते थे। इसलिए वो दोनों ही खामोश बैठे रहे। चंद लम्हों बाद लॉन्चें एक बार फिर हरकत में आ गई, लेकिन इस बार उनकी रफ्तार आहिस्ता थी और फिर उन्हें दूसरी लॉन्चों के चलने और लोगों की आवाजें सुनाई दी तो वो समझ गए कि वो घाट पर पहुंच गए हैं। लॉन्चें आहिस्ता होते होते रुक गई और फिर उनके पंखे भी बंद हो गए। इमरान और टाइगर दोनों ही बैक वक्त उस खाली हिस्से से निकलकर समंदर में उतर गए। इमरान ने टाइगर को अपने पीछे आने का इशारा किया और वो दोनों समंदर के अंदर तैरते हुए घाट से कुछ फासले पर पहुंचकर बाहर उभरे। उस घाट पर हर तरफ लॉन्चें ही लॉन्चें नजर आ रही थी। वो एक स्टैंड के जरिए गुजरकर साहिल पर पहुंच गए, लेकिन उनके जिस्म और लिबास पानी में शराबोर थे और ऐसी हालत में टैक्सी स्टैंड की तरफ जाना अपने आप को मशकूक करना था। इसलिए इमरान एक सुनसान सी सड़क की तरफ चल पड़ा। उसने एक साइड पर बैठकर अपनी जेब से B11 ट्रांसमीटर निकाला। चूंकि ये ट्रांसमीटर वाटर प्रूफ था, इसलिए उसे यकीन था कि ये इतनी देर पानी में रहने के बावजूद काम करेगा। उसने उसका बटन दबा दिया। ट्रांसमीटर से जू की आवाजें निकलने लगी। अब चूंकि वो साहिल पर पहुंच गए थे, इसलिए इमरान का ख्याल था कि अब ट्रांसमीटर काम करेगा, और चंद लम्हों बाद उसका ख्याल दुरुस्त निकला। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज सुनाई दी। यस, सफदर स्पीकिंग, ओवर। इमरान बोल रहा हूँ प्यारे, सब शिकन क्या कर रहे हो, ओवर। इमरान ने कहा, ओ इमरान साहब आप। मैं इस वक्त होटल मालाबार में कैप्टन शकील के साथ बैठा था कि ट्रांसमीटर कॉल सुनाई दी। हम लोग वैसे ही चाय पीने इधर आ निकले थे, ओवर। दूसरी तरफ से सफदर ने हंसते हुए कहा और इमरान सर हिलाने लगा। वो जानता था कि मालाबार होटल साहिल समंदर और शहर के दरमियानी हिस्से में वाक़ है, इसलिए फासला कम होने की बिना पर कॉल मिल गई है। वाह, बहुत खूब। अगर आप दोनों ने चाय पी ली हो तो बराए करम साहिल समंदर से शहर की तरफ जाने वाली सड़क की नाकाबंदी कर लीजिए। अरसलान और उसके साथी और मास्टर टोनी लॉन्च घाट से शहर की तरफ आ रहे हैं। अगर ये दोनों ग्रुप अलहदा हो तो तुमने सिर्फ अरसलान और उसके साथियों की निगरानी करनी है, और अगर इकट्ठे हों तो मजीद हिदायत की जरूरत ही नहीं है, ओवर। इमरान ने कहा। वो किस चीज में शहर आ रहे हैं? मेरा मतलब है अगर प्राइवेट कार है तो उसका रंग मॉडल, ताकि चेकिंग में आसानी हो, ओवर। सफदर ने पूछा। मुझे तो मालूम नहीं, हो सकता है टैक्सी में हो, प्राइवेट कार में हो, या फिर पैदल आ रहे हों। वैसे मुझे पहले पता होता कि तुम ये बात पूछोगे तो मैं उनसे कह देता कि वो रास्ते में तुम्हें रिपोर्ट करके आगे जाते, ओवर। इमरान ने नागवार से लहजे में कहा। ओ अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है, हम अभी रवाना हो जाते हैं, ओवर। सफदर ने मौजरत भरे लहजे में कहा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने कहा और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। अब वो मुतमईन था कि सफदर उन्हें लाजमन तलाश कर लेगा। अरसलान अपने साथियों के साथ लॉन्च से उतरकर घाट से जरा हटकर बने हुए टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गया। अब क्या प्रोग्राम है, क्या वापस होटल चले? डगलस ने कहा। नहीं, मेरा ख्याल है हमें अब होटल में नहीं ठहरना चाहिए। हम शहर पहुंचकर किसी प्रॉपर्टी डीलर के जरिए कोई कोठी किराए पर हासिल कर लेते हैं, इसी तरह किराए पर कारें भी। उसके बाद हम वहां बैठकर इत्मीनान से इमरान के खिलाफ काम करने का कोई ठोस मंसूबा बनाएंगे, अरसलान ने कहा। लेकिन रकम वगैरह का क्या होगा? वो तो वही मास्टर टोनी की कोठी में बैगों में रह गई, डगलस ने कहा। वो मंगवा लेंगे। वैसे हंगामी सूरत हाल के लिए मेरे पास रकम मौजूद है, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा, और इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। यस सर। बारी में सबसे पहले खड़ी हुई टैक्सी ड्राइवर के ड्राइवर ने गैर मुल्की मुसाफिरों को देखते ही बाँचे पाड़ते हुए पूछा, क्योंकि उसे मालूम था कि गैर मुल्की मुसाफिर हमेशा भारी टिप देते हैं। शहर चलो, अरसलान ने कार में बैठते हुए कहा। वो और फरकंदा पिछली सीट पर बैठे थे, जबकि डगलस फ्रंट सीट पर बैठ गया था। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए मीटर डाउन किया और फिर टैक्सी आगे बढ़ा दी। साहिल समंदर से निकलकर टैक्सी शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर दौड़ने लगी। वो तीनों खामोश बैठे हुए थे। इस सड़क पर ट्रैफिक करीबन ना होने के बराबर थी। इक्का दुक्का कारें और टैक्सियां आ जा रही थी। यहाँ ऐसी कंपनियां हैं जो किराए पर कारें देती हो, डगलस ने ड्राइवर से पूछा। यस सर, कई कंपनियां हैं, ड्राइवर ने अजबात में सर हिलाते हुए कहा। कोई करीब भी है? पीछे बैठे हुए अरसलान ने पूछा। यस सर, एक कंपनी यहीं करीब ही मौजूद है, शहर से पहले उसका शोरूम है, खासी बड़ी कंपनी है, ड्राइवर ने जवाब दिया। ओके, पहले वहीं ले चलो, अरसलान ने कहा और ड्राइवर ने सर हिला दिया। टैक्सी तेजी से आगे बढ़ती गई।
शहर की इमारतें दूर से नजर आने लग गई थी कि रोड पर एक पेट्रोल पंप की साइड पर मोटरों का शोरूम नजर आ गया। टैक्सी उसी शोरूम की तरफ बढ़ गई। ये नेशनल कार बाइंग एजेंसी है जनाब, टैक्सी ड्राइवर ने शोरूम के सामने टैक्सी रोकते हुए कहा और अरसलान सर हिलाते हुए नीचे उतर गया। उसने फरकंदा को भी साथ आने का इशारा किया, चुनांचे वो भी उसके पीछे उतर गई। डगलस अलबत्ता कार में बैठा रहा। अरसलान और फरकंदा शोरूम की साइड में बने हुए दफ्तर में चले गए। डगलस खामोश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अरसलान और फरकंदा दफ्तर से बाहर निकले। उनके साथ एक उद्धड़ उम्र आदमी था और वो तीनों शोरूम में चले गए। डगलस भी उन्हें देखकर टैक्सी से बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद अरसलान शोरूम से निकलकर तेज तेज कदम उठाता टैक्सी की तरफ आ गया। कितना किराया हुआ? अरसलान ने जेब में हाथ डालते हुए ड्राइवर से पूछा। सिर्फ 8 रुपए जनाब, ड्राइवर ने मुंह बनाते हुए कहा। उसे शायद इस कदर कम किराया वसूल करने की तवक्को न थी और शायद वो दिल में सोच रहा हो कि ख्वामखा गैर मुल्कियों को इस एजेंसी के मुतालिक बता दिया। किसी दूर इफ्तदा एजेंसी में ले जाता तो लाजमन ज्यादा किराया बनता। अरसलान ने जेब से 50 का नोट निकाला और ड्राइवर की तरफ बढ़ा दिया। बाकी तुम रख लो, इन्फॉर्मेशन का शुक्रिया, अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा और ड्राइवर का चेहरा इस कदर भारी टिप पाकर गुलाब की तरह खिल उठा। उसने जोर जोर से सलाम किया और फिर टैक्सी को आगे बढ़ा ले गया। मिल गई कार? डगलस ने टैक्सी के जाते ही पूछा। हाँ, काम हो गया, मास्टर टोनी का कार्ड काम आ गया है, मेरी जेब में पड़ा हुआ था, अरसलान ने मुस्कुराते हुए कहा और डगलस ने सर हिला दिया। और थोड़ी देर बाद वो तीनों सफेद रंग की कार में बैठे शोरूम से बाहर आ गए। करीबी पेट्रोल पंप से उन्होंने पेट्रोल टैंकी फुल कराई और कार आगे बढ़ा दी। अब कोटी का मसला रह गया है, डगलस ने कहा। हाँ, वो मैंने मालूम कर लिया है। शहर शुरू होते ही एक प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर है, अरसलान ने कार चलाते हुए जवाब दिया और डगलस ने सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो शहर पहुंच गए। इस बार फरकंदा फ्रंट सीट पर थी और डगलस पिछली सीट पर तकरीबन लेटने वाले अंदाज में बैठा हुआ था। अरसलान और फरकंदा प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर की तलाश में इधर उधर नजरें घुमा रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नजर न आ रहा था, इसलिए वो मुख्तलिफ सड़कों पर घूमते फिर रहे थे। हमारा ताकुब हो रहा है, अचानक पिछली सीट पर बैठे हुए डगलस की आवाज सुनाई दी और अरसलान और फरकंदा दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। ताकुब? अरसलान ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, वो नीले रंग की कार काफी देर से हमारे आगे पीछे चल रही है, मैं उसे चेक कर रहा हूँ, उसमें 2 अफराद हैं, डगलस ने कहा और अरसलान ने सर हिला दिया। अब बैक मिरर में वो नीले रंग की कार को बखूबी देख रहा था। उसने रफ्तार आहिस्ता कर दी और नीले रंग की कार कुछ देर बाद उनके करीब से होती हुई आगे बढ़ गई। उसमें मौजूद अफराद उनकी तरफ देखे बगैर ही आगे बढ़ गए थे, लेकिन अरसलान और उसके साथियों ने उन्हें गौर से चेक किया था। ये दोनों अपने ही कबील के आदमी लगते हैं, अरसलान ने कहा। मेरा ख्याल है इन्हें किसी सुनसान जगह पर छाप लिया जाए, हो सकता है ये इमरान के आदमी हो। उनसे इमरान का पता मिल जाए तो हम उसे खत्म करके वापस चले जाएं। मुझे तो इस मिशन पर बेहद घबराहट हो रही है, डगलस ने अल्फाज को चबाते हुए कहा। खुलकर काम करने का मौका जो नहीं मिला। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ इन्हें छापने के लिए। क्यों फरकंदा? अरसलान ने कहा। लेकिन हम इन्हें छाप कर कहाँ ले जाएंगे? या तो इनकी कार ही उड़ा दो, इन्हें गोली मार दो, तब तो और बात है, वरना इन्हें उठाकर हम कहाँ ले जाएंगे? फरकंदा ने कहा। ये बात भी ठीक है, मेरा ख्याल है अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। ऐसा करते हैं, मैं किसी पब्लिक बूथ से मास्टर टोनी को फोन करता हूँ, वो हमें कोई कोठी दे दे, हम उस कोठी में उन्हें ले जाकर उनसे पूछगुछ करें और फिर फौरन वहां से निकल जाए, अरसलान ने कहा। यह ठीक रहेगा, और जहां तक मेरा आइडिया है ये लोग सिर्फ हमारा ताकुब कर रहे हैं, इसलिए ये खुद ही उस कोठी तक हमारे पीछे आ जाएंगे। वहां उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता है, अलबत्ता कोई कोठी किसी अकेली और सुनसान जगह पर मिल जाए तो, डगलस ने कहा। ठीक है, मैं बात करता हूँ, अरसलान ने कहा। और फिर जैसे ही रोड साइड पर लगा हुआ एक पब्लिक बूथ उसे नजर आया, उसने कार पब्लिक बूथ के करीब रोक दी। उन्होंने नीले रंग की कार को एक गली में घूमते देख लिया। उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ताकुब करने वाले वाकई बेहद होशियार थे। अब उसे यकीन हो गया था कि उनका ताल्लुक लाजमन सीक्रेट सर्विस से है। वो कार से उतरकर पब्लिक बूथ में गया और फिर उसने मास्टर टोनी का दिया हुआ नंबर घुमाकर उससे राब्ता कायम करने की कोशिश शुरू कर दी। चंद ही लम्हों बाद मास्टर टोनी से राब्ता कायम हो गया। अरसलान बोल रहा हूँ मास्टर टोनी, अरसलान ने कहा। ओ अरसलान साहब, खैरियत है? मास्टर टोनी ने हंसते हुए कहा।
किसी सुनसान और अकेली जगह पर कोई कोठी फारिग मिल सकती है। हमने 2 आदमियों को पकड़ा है, उनसे पूछगुछ करना चाहते हैं। अरसलान ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? मास्टर टोनी ने जवाब देते हुए कहा। ये मोतिया रोड है, पब्लिक बूथ से बात कर रहा हूँ। अरसलान ने कहा। ठीक है, आप ऐसा करें, मोतिया रोड से अगले चौक पर से दाएं तरफ मुड़ जाए, वहाँ से आगे जो चौक आए उससे फिर दाएं तरफ मुड़कर सीधे चले जाएं। तकरीबन 3 मील जाने के बाद एक नई और नौ तामीर शुदा कॉलोनी है, शादाब कॉलोनी। उस कॉलोनी की मेन रोड पर आखिरी कोठी है, नीले रंग के पत्थरों से बनी हुई। ये बिल्कुल सुनसान और गैर आबाद जगह पर है। वहाँ मेरा एक आदमी मौजूद है, आप उसे सिर्फ मास्टर टोनी का नाम लेंगे, वो आपको कोठी खोल देगा। वो मेरा खास आदमी है, आप बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं उसे फ़ोन कर देता हूँ। मास्टर टोनी ने तफसील बताते हुए कहा। शुक्रिया, अरसलान ने कहा। ये जो आदमी आपने पकड़े हैं, ये है कौन? क्या इमरान के आदमी हैं? मास्टर टोनी ने पूछा। लगता तो ऐसा ही है, ये तो पूछगुछ पर ही पता चलेगा। अरसलान ने गोलमोल सा जवाब दिया। ओके, अब बेफिक्र होकर चले जाए, मास्टर टोनी ने कहा और अरसलान ने उसका शुक्रिया अदा करके रिसीवर रखा और फिर बूथ से निकलकर दोबारा कार में आ बैठा। क्या हुआ? फरकंदा ने पूछा। हो गई बात, कोठी मिल गई है भी अकेली और सुनसान जगह पर, अरसलान ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी नजरें बैक मिरर पर जमी हुई थी, लेकिन नीले रंग की कार उसे नजर न आ रही थी। सुनो, अब उन्हें छापने का प्रोग्राम बना लेते हैं, डगलस ने कहा। वो कार ही अब नजर नहीं आ रही, छापेंगे कैसे? अरसलान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कहीं ना कहीं इसे घूमकर आ जाएंगे, वो इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाले नजर नहीं आते, डगलस की बजाय फरकंदा ने जवाब देते हुए कहा। और फिर वही हुआ। जैसे ही अरसलान ने अगले चौक से कार दाएं तरफ मोड़ी, चंद ही लम्हों बाद नीले रंग की कार उन्हें नजर आने लग गई। हाँ, वो दोबारा आ गए हैं, अरसलान ने मुतमईन लहजे में कहा। तुम ऐसा करो, किसी सुनसान जगह पर कार की रफ्तार आहिस्ता कर दो, ये शक मिटाने की खातिर आगे निकलेंगे। फिर जैसे ही उनकी कार करीब आए, तुम अपनी कार तेजी से उनकी तरफ मोड़ देना, ये दबकर कार रोकने पर मजबूर हो जाएंगे। इस दौरान मैं और फरकंदा निकलकर उन पर चढ़ दौड़ेंगे और फिर रिवॉल्वरों के जोर पर उन्हें अपनी कार में ले आएंगे, डगलस ने कहा। ठीक है, अगर कोई शरारत हो तो बेशक एक को ठंडा कर देना, पूछगुछ के लिए एक ही काफी रहेगा, अरसलान ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर अरसलान ने थोड़े ही फासले के बाद प्रोग्राम पर अमल कर दिया। ये सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अरसलान ने कार की रफ्तार आहिस्ता कर दी। नीले रंग की कार तेजी से चलती हुई जैसे ही करीब आई, उसने तेजी से स्टीयरिंग घुमाया और नीले रंग की कार ने एक्सीडेंट से बचने के लिए लाशौरी तौर पर जैसे ही कार को तेजी से साइड पर घुमाया, उसकी कार एक जोरदार धमाके से साइड पर मौजूद एक दरख्त से टकरा गई। उसी लम्हे डगलस और फरकंदा हाथों में रिवॉल्वर उठाए चलती हुई कार से कूदे और पलक झपकने में वो नीले रंग की कार के करीब पहुंच गए। लेकिन उन्हें बेहोश करने या रिवॉल्वर के जोर पर उन्हें ले जाने की जरूरत ही पेश न आई। दरख्त से अचानक टकराने की वजह से कार का इंजन तबाह हो चुका था और वो दोनों कार के डैशबोर्ड और स्टीयरिंग पर तुड़े मुड़े अंदाज में बेहोश पड़े हुए थे। डगलस और फरकंदा ने दरवाजे खोलकर उन्हें बाहर घसीट लिया। अरसलान भी इस दौरान कार रोककर उनके करीब पहुंच चुका था। ये अच्छा हुआ, दोनों ही बेहोश है, इन्हें उठाकर कार में डालो, जल्दी करो, अरसलान ने कहा। और फिर अरसलान और डगलस ने एक एक को उठाया और अपनी कार की पिछली सीटों के दरमियान डाल दिया और अब डगलस और फरकंदा दोनों ही रिवॉल्वर पकड़े पिछली सीट पर बैठ गए। उन दोनों ने अपने पैर बेहोश अफराद के जिस्मों पर रखे हुए थे और वो बेहद चौकन्ना नजर आ रहे थे। अरसलान ने कार आगे बढ़ा दी। अब उसने कार की रफ्तार इंतहाई हद तक बढ़ा दी थी। वो उनके होश में आने से पहले पहले उस कोठी तक पहुंच जाना चाहता था और फिर तकरीबन 10 मिनट की तेज तरीन ड्राइविंग के बाद उस कोठी के गेट पर पहुंच गया। मुलाजिम ने मास्टर टोनी का नाम सुनते ही फाटक खोल दिया और अरसलान कार अंदर ले गया और उसने पोर्च में जाकर कार रोक दी। फिर उनके नीचे उतरने तक मुलाजिम फाटक बंद करके वापस आ गया था। यहाँ रस्सी वगैरह मिल जाएगी, उन 2 आदमियों को बांधना है, अरसलान ने मुलाजिम से कहा। बिल्कुल जनाब, यहाँ हर चीज़ मौजूद है। मुझे मास्टर टोनी ने बता दिया है कि आपने 2 आदमियों से पूछगुछ करनी है। यहाँ इस मकसद के लिए हमने एक कमरा बनाया हुआ है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ, मुलाजिम ने जो गठे हुए जिस्म का खासा तंदुरुस्त आदमी था जवाब देते हुए कहा और अरसलान ने सर हिला दिया। एक बार फिर अरसलान और डगलस ने दोनों बेहोश अफराद को उठाया और फिर उस मुलाजिम के पीछे चलते हुए इमारत के अंदर
एक दो कमरों से गुजरकर सीढ़ियां उतरते हुए एक बड़े से तहखाने में पहुंच गए। इस बड़े कमरे में पहुंचते ही उनके मुंह से हैरत की सीटी निकल गई। कमरा वाकई कोई उकुबत गाह लग रहा था। जिस्मानी तशद्दुद की तकरीबन हर किस्म की चीजें मौजूद थी। कमरे के दरमियान में दो लोहे की कुर्सियां मौजूद थी। इन पर बिठा दीजिए, मैं इन्हें गिरफ्त कर देता हूँ, फिर ये हरकत भी ना कर सकेंगे, मुलाजिम ने कहा। और अरसलान और डगलस ने जैसे ही उन दोनों को उन कुर्सियों पर बिठाया, मुलाजिम ने उन कुर्सियों के पिछले पाए पर मखसूस अंदाज में ठोकरें मारी और कुर्सी के बाजुओं और निचले हिस्से से लोहे के मजबूत रॉड निकलकर दूसरी तरफ अंदर चले गए। अब दोनों बेहोश अफराद लोहे के इन रॉडों के दरमियान जकड़े गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? अरसलान ने पूछा। मुझे शेरटन कहते हैं, मुलाजिम ने जवाब दिया और अरसलान ने सर हिला दिया। आप पूछ-गछ के लिए किस किस्म का तरीका पसंद करेंगे? शेरटन ने पूछा। क्या ख्याल है डगलस? अरसलान ने डगलस की तरफ देखते हुए कहा। इनका ताल्लुक अगर सिगरेट सर्विस से है तो इन पर जिस्मानी तशद्दुद बेकार साबित होगा, डगलस ने कहा। तो फिर? अरसलान ने भौहें उचकाते हुए कहा। इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, फिर देखो ये किस तरह खामोश रहते हैं। अचानक फरकंदा ने कहा। तुम क्या करोगी? डगलस ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। मैं पहले इनके दांत तोड़ूंगी, फिर इनकी उंगलियां कुचल दूंगी, उसके बाद इनकी आंखें निकालूंगी, और अगर ये फिर भी ना बोले तो मैं इनके नाक काट दूंगी। कहीं ना कहीं तो बोलेंगे। फरकंदा ने बड़े सर्द लहजे में कहा। जनाब, अगर आप इजाजत दे तो एक तरीका मैं भी बता दूं। ये तरीका खालिस्तन मेरी इजाद है और आज तक नाकाम नहीं हुआ, शेरटन ने कहा। अच्छा, कौन सा तरीका है? तीनों ने चौंक कर शेरटन की तरफ देखते हुए कहा। जनाब, सुर्ख मिर्चों का थैला भरकर मैं इनके मुंह पर चढ़ा देता हूँ। ये जैसे ही सांस लेंगे, सुर्ख मिर्चें इनकी नाक और हलक से गुजरकर इनके फेफड़ों में पहुंच जाएंगी, और उसके बाद इनकी जो हालत होगी वो आप देख लेना, शेरटन ने कहा। ओ, वाकई इंतहाई सादा और दिलचस्प तरीका है, अरसलान ने हंसते हुए कहा। लेकिन फिर ये बोलेंगे कैसे? ये तो खांसते खांसते मर जाएंगे, डगलस ने कहा। जनाब, ये बोलने पर आमादा हो जाएंगे तो मैं एक महलूल का स्प्रे इनकी नाक और हलक में कर दूंगा, जिससे मिर्चों की तेजी खत्म हो जाएगी, और अगर ये फिर बिगड़े तो फिर वो थैला चढ़ा देंगे। आप देखेंगे कि ये किस तरह बोलते हैं, शेरटन ने कहा। ठीक है शेरटन, वाकई ये नया तरीका है, चलो तुम ही शुरू करो, देखते हैं इनका क्या रद्दमल होता है, अरसलान ने कहा। और शेरटन मुस्कुराता हुआ कमरे की एक अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने अलमारी खोली और उसमें रखा हुआ एक थैला उठाया। खासा बड़ा सा थैला था जिसके साथ डोरियां मुंसलिक थी और थैले का मुंह जिप से बंद था। किससे पहले पूछना है? शेरटन ने उन दोनों की कुर्सियों के करीब पहुंचते हुए कहा। पहले इन्हें होश में ले आओ, फिर इनसे इब्तिदाई बातचीत में पता चलेगा कि इनमें से कौन सा हमारे मकसद का है, अरसलान ने कहा। यह काम मैं कर देता हूँ, डगलस ने कहा, और आगे बढ़कर पहले उसने एक आदमी के मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। चंद ही लम्हों बाद उसके जिस्म में हरकत शुरू हो गई तो वो उसे छोड़कर दूसरे की तरफ बढ़ गया और उसने दूसरे के चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। जब वो होश में आने लगा तो वो पीछे हट गया। चंद ही लम्हों बाद उन दोनों ने आंखें खोल दी। वो थोड़ी देर तो आंखें खोले इधर उधर देखते रहे, जैसे उन्हें माहौल की समझ न आ रही हो, और फिर उनकी आंखों में शऊर की चमक उभर आई। हम कहाँ हैं? उनमें से एक ने अरसलान, डगलस और फरकंदा को अपने सामने खड़े हुए देखकर पूछा। तुम ऐसी जगह हो जहाँ से तुम हमारी मर्जी के बगैर नहीं निकल सकते, अरसलान ने गुर्राते हुए कहा। ऐसी जगह तो सिर्फ जहन्नुम हो सकती है, उसने बड़े मुतमईन अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, और अरसलान ने होंठ भींच लिए। ठीक है, पहले इसके मुंह पर थैला चढ़ाओ, ये जरूरत से ज्यादा बोलने का आदी है, अरसलान ने कहा। और शेरटन ने आगे बढ़कर हाथ में पकड़ा हुआ थैला जिसमें पिसी हुई सुर्ख मिर्चें भरी हुई थी उस आदमी के मुंह पर चढ़ाकर उसकी डोरियां उसके सर की पुष्ट पर इस अंदाज में बांध दी कि उस आदमी को थैले के अंदर ही सांस लेने पर मजबूर होना था। अब उसकी सिर्फ आंखें और पेशानी थैले से बाहर थी, और फिर चंद ही लम्हों बाद उस आदमी की आंखें फटने लगी और चेहरा मुतगैयर होना शुरू हो गया, और उसके साथ ही उसे जोरदार छींकें आना शुरू हो गई। लेकिन इन छींकों से थैले में भरी हुई मिर्ची और ज्यादा उड़ उड़कर उसकी नाक और हलक में घुसने लगी, बल्कि वो इन छींकों की वजह से अब थैले के मुंह से निकलकर उसकी आंखों में भी पड़ गई थी। और दूसरे लम्हे उस आदमी की हालत तेजी से खराबतर होती चली गई। उसका पूरा जिस्म इस तरह कांपने लगा जैसे उसे लर्जे का बुखार चढ़ आया हो। आंखें सूजकर फटने के करीब हो गई और उनमें से आबशार की तरह
पानी बहने लगा। शेल्टन ने आगे बढ़कर डोरियां खोली और मिर्चों का थैला उसके मुंह से हटा लिया। दूसरे लम्हे उस आदमी का जिस्म फड़कने लगा। उसका चेहरा मसक हो गया और वो चीखने के साथ साथ बुरी तरह चीखने लगा। जब इमरान और टाइगर के कपड़े कुछ सूख गए तो वो दोनों उठे और तेज तेज कदम उठाते टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ गए।